नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आज हम सुनेंगे लप्पू जन्ना का एक और मजेदार हिस्सा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। लप्पू जन्ना भाग 15। फुच्ची कप्तान की आशिकी। लफत्तू और मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी बात नहीं करते थे। घर से बीकर या ऐसी ही कोई कोई चीज स्कूल लेकर जानी होती तो लफत्तू के लिए वे चीजें मैं लेकर जाया करता। हमारी आपसी समझ बन गई थी कि लफत्तू की चीजें खरीदने के लिए मैं माँ से झूठ बोल लेता था और बौने के ठेले पर होने वाले हमारे आयोजनों में अपने पापा की जेब से चुराए पैसों से लफत्तू पेमेंट किया करता। टांचा उस्ताद बागड़ बिल्ले का कार्यक्षेत्र खताड़ी से आगे भवानीगंज तक पसर चुका था। उसके कुशल नेतृत्व और निर्देशन में वरिष्ठ कनिष्ठ दोनों प्रकार के लफंडर लौंडे गुच्छी के खेल को रामनगर की गली गली में फैला देने के महती अनुष्ठान में जान दे देने के हौसले तन मन और 5 पैसे के सिक्कों के साथ जुट चुके थे। बड़े भाइयों चाचाओं मामाओं इत्यादि द्वारा कभी किसी लड़के के साथ सार्वजनिक मारपीटीकरण और अपमानीकरण किया जाता तो उस खबर को अफवाहों की चटनी में लपेटकर इंटरवल सम्मेलनों का विषय बनाया जाता। इन बातों से उदासीन रहने वाले अभूतपूर्व जिजीविषा से लबालब बागड़ बिल्ले के ये जांबाज अनुयायी जिस खेल पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कौल उठा चुके थे उससे उन्हें परमपिता भी विरत नहीं कर सकता था। यही दिन थे जब अपने अनुभव जगत की विस्तृतता के कारण लफत्तू मुझे मेरा हमउम्र होने के बावजूद बहुत बहुत बड़ा और वयस्क लगने लगा था। उसने नियमित रूप से क्लास गोल करने का रिवाज चलाया जो घुच्ची प्रेरित बच्चों में जल्दी लोकप्रिय हो गया। लफत्तू बागड़ बिल्ले का अच्छा दोस्त था जिसका मानना था कि आत्मविश्वास और तोतले किंतु प्रभावकारी वाक्चातुर्य के धनी लफत्तू की उपस्थिति की दरकार क्लास में बाष्पीकरण सीखने से अधिक गुच्छी अभियान के प्रचार प्रसार में होती थी। छत पर क्रिकेट खेलते हुए लफत्तू की उपस्थिति लगातार कम होती जा रही थी जिसके कारण हमें उसमें मजा आना करीब करीब बंद हो गया। कभी कभी मैं और बंटू बैट बल्ला छोड़ छत की मुंडेर से लगकर भावपूर्ण मुद्रा में खेल मैदान को देखा करते और फिर किसी क्षण नीचे सड़क पर आकर घास मंडी का रुख करते। बंटू के पापा ने शाम के समय घूमने के लिए घर से थोड़ा दूर अवस्थित घास मंडी को हमारी सीमा तय कर रखा था। हम घास मंडी की सरहद पर मरियल कुत्तों की तरह खड़े रहते। वहां से हमें अशफाक डेयरी सेंटर के सामने वाली गली दिखाई दे जाती थी। उसी गली में लफत्तू नए बच्चों को घुच्ची का प्रशिक्षण दिया करता था। कभी लफत्तू की झलक देखने को मिल जाती तो अजीब लगने लगता। हमारी मानसिक हालत किसी असहाय विवश गुलाम की सी हो जाती और कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद हम बहुत मनहूस चेहरे लिए करीब करीब रोते हुए वापस लौटते। फिर जिस दिन हमारे लिए खास फुर्सत निकालकर लफत्तू क्रिकेट खेलने आता उसके पास हमें बताने को बेतहाशा किस्से होते। खताड़ी फतह करने के बाद उसने कैसे भवानीगंज में अपना सिक्का जमा लिया था यह हमारे लिए ईर्ष्या का विषय होता। उसके साथ उसके चमत्कार लोक में प्रवेश कर पाने की हमारी आकुलता और बढ़ जाती। लफत्तू की अंतरंग मित्र मंडली का भी विस्तार हो चुका था। फुच्ची कप्तान नामक रामनगर में नए आए एक लड़के का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव दिखाई देता था। कपड़ों और प्लास्टिक के जूतों की रेहड़ी लगाते फुच्ची के पापा रेडीमेड शहर दर शहर बसा करते थे। उसी क्रम में वे कुछ समय पहले रामनगर आए थे। उनकी भाषा बहुत ज्यादा देसी थी। फुच्ची हमसे 3-4 साल बड़ा था। पिता के साथ शहर शहर नगर नगर घूम चुकने के बाद उसका अनुभव जगत बहुत संपन्न हो चुका था जिससे हमें स्पृहा होती थी। छठी फेल फुच्ची बहुत सांवला था और बात बात पर मने मने किया करता था। उसका नाम फुच्ची धरे जाने का किस्सा
लफत्तू ने हमें मौज लेकर सुनाया था। किसी गली में गुच्ची खेल रहे लॉन्ड समूह के पास जाकर उसने पूछा, माने इस खेल की नाम बतिए तनिक। नाम बताए जाने पर उसने किसी खलीफा की तरह जेब से 5 के सिक्के निकालते हुए कहा, हम भी खेलेंगे फुच्ची। अबे फुच्ची नहीं घुच्ची, घुच्ची घुच्ची। लॉन्ड समूह के अंतरंगतापूर्ण सामूहिक अट्टहास में इस देसी लड़के को फुच्ची नाम से आत्मसात कर लिया गया। फुच्ची के साथ कप्तान की पदवी दिए जाने का कारण स्वयं फुच्ची की एक आदत में निहित था। अपनी वाक्पटुता के कारण वह हर जगह दिखाई देने लगा था। बच्चे जहां कहीं कुछ भी खेल रहे होते थे, वह वहां पहुंच जाता और फट से 2 टीमों का निर्माण कर देता। अपनी टीम के कप्तान हम बन गए, बाकी वाले अपना छांट लें। उसका यह तकिया कलाम था, जो अंततः उसके नाम के साथ नेमेसिस की तरह जुड़ गया। इतने समय से खेलते हुए हमें कभी कप्तानी जैसे विषय पर सोचने की नहीं सूझी थी, लेकिन फुच्ची ने आते ही खुद को शहर के आधे बच्चों का कप्तान बना लिया था। कप्तानी के साथ फुच्ची ऑब्जेशन की हद तक जुड़ा हुआ था। हरिया हकले के मकान से होते हुए हमारी छत तक पहुंचने का रास्ता उसे लफत्तू बता चुका था। एकाध बार उसने मेरे साथ बैडमिंटन भी खेला। छत पर हम 2 ही थे। उसने कहा, इधर वाले के कप्तान हम और उधर वाले का मने आप खुद छांट लें। मेरा मन कुढ़न और खींच से भर गया, पर मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि फुच्ची उन दिनों मेरे उस्ताद का उस्ताद बना हुआ था। एक बार देर शाम को लफत्तू ने घर के बाहर बीओओई का लफारी संकेत किया, तो मैं डरते सहमते जीना उतरकर बाहर निकला। हाँफते हुए लफत्तू ने मुझे कागज का एक पर्चा थमाया और वापस भागता हुआ बोला, इसको ठीक कल देना यार, कल धुबे फुत्ती को देना है। मैंने वापस आकर होमवर्क में मुब्तिला होने का बहाना बनाया और पर्चा किताब के बीच छिपा लिया। पर्चा खोला। लफत्तू की अद्वितीय हैंडराइटिंग सामने थी। बचा खुचा जरा सा भात आवारा बिल्लियों के लिए धूप में रखे जाने और न खाए जाने पर टेढ़े मेढ़े कणों में बदल जाता है। ठीक वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लफत्तू ने फुच्ची के बदले लिखा था, मेरी चीटड़ी पढ़ के नाराज न होना, मैं तुमरा आशिक हूँ, शादी कर तुमरा फुच्ची। उफ, लव लेटर। मेरे सामने जीवन का पहला प्रेम पत्र पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो उसे किसी ने किसी और की तरफ से किसी और के लिए लिखा था। महत्वपूर्ण यह था कि उसे ठीक किए जाने के लिए मुझे चुना गया था। मैंने लफत्तू के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस किया और उस बदनसीब पर्चे को अपना लिखा पहला प्रेम पत्र बनाने के प्रयासों में जुट गया। मैंने अपने मन में तब तक देखी गई सारी फिल्मों और सुने गए सारे गानों की फहरिस्त बनाई और रात को ज्यादा होमवर्क मिले होने का झूठ बोलते हुए अंततः एक आलीशान इजहार ए मोहब्बत लिख दिया। शुरू में मैंने सकीना को संबोधित किया, पर उसके बहू पर उसके बहुत छोटी होने के कारण मेरी कल्पना को सीमित हो जाना पड़ रहा था, इसलिए चिट्ठी का बाद का हिस्सा मेरी नई प्रेमिका मधुबाला मास्टरनी से मुखातिब था। अंत में आपका अपना फुच्ची लिखने से पहले मैंने चांद तारे तोड़ लाने जैसा कोई वादा किया। सुबह स्कूल जाते हुए कांपते हाथों से मैंने लफत्तू को उसकी चीटड़ी थमाई। उसने मुझे 1 मिनट रुकने को कहा। वह भागता हुआ घास मंडी की तरफ गया और मिनट से पहले वापस आ गया। वापस आकर उसने आंख मारकर कहा कि काम बन गया, चिट्ठी फुच्ची को डिलीवर हो गई। सांस लेने के बाद उसने दार्शनिक मुद्रा अपना ली। बोला, भले आतिक बन ले फुत्ती कप्तान, लौंदियाबाज थाले चित्ती के लिए बोला था तो मैंने कह दिया अतोक लिख देगा। उसने एहसानमंद होते हुए मेरा हाथ दबाया। स्कूल आने पर उसने हाथी जैसा चेहरा बनाते हुए ब्रह्मवाक्य जारी किया, बलबाद हो जागा फुत्ती। असेंबली के बाद इंटरवल तक के 4 पीरियड काटना युग बिताने जैसा हुआ। कोई लड़की है जो फुच्ची को भा गई है। फुच्ची कप्तान का प्यार में गिर पड़ना मेरे लिए अविश्वसनीय था।
मैं सोचता रहा कौन कैसी होगी फुच्ची की वह प्रेमिका। ऐसा तो नहीं कि फुच्ची मेरा पत्ता काटकर मधुबाला को चिट्ठी दे आने की फिराक में हो। बैडमिंटन खेलने वह तभी आता है जब मास्टरनी ट्यूशन पढ़ा रही होती है, और मधुबाला क्या जाने कि चिट्ठी फुच्ची ने नहीं मैंने लिखी है। पिक्चरों की वजह से पछाड़े मारती, बेकाबू रोती, गिरती पड़ती, आत्महत्या का ठोस फैसला ले चुकी हीरोइन का बिंब मेरे मन में प्यार मोहब्बत की ठोस इमेज के रूप में स्थापित हो चुका था। क्या मधुबाला वैसा कुछ करेगी? अगर मधुबाला तक वाकई फुच्ची ने चिट्ठी पहुंचा दी और उसने जहर खा लिया, तो लफत्तू की क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरा मन फुच्ची की शक्ल नोच लेने का होने लगा। इंटरवल का घंटा बजते ही लफत्तू मुझे घसीटकर बौने के ठेले पर ले गया, जहां फुच्ची प्रतीक्षारत मिला। बिना किसी दुआ सलाम के लफत्तू जोर से बोला, "आद के पैते फुत्ती देगा।" बौना पत्तल बनाने लगा और हमारा अधिवेशन शुरू हुआ। देखिए, इतना तो हम समझ लिए कि आपको अच्छा लिखना आता है, मगर आप मने ये क्या आपका अपना ढिम्मक ढमकना लिखे? अरे जिंदगानी का बात है, हम तो फैसला किए हैं आज चिट्ठी और कल शादी। मने कोई तनी सेरूर तो लिखिए ना, शायरी दोहा वगैरह। उसने जेब से सलीके से मोड़ा हुआ पर्चा निकाला और वहीं नीचे बैठकर अपनी जांघ पर फैला लिया। मेरे लिखे पत्र में यह सुधार किया गया था कि सबसे ऊपर पान पत्र द्वय अंकित कर दिए गए थे। एक के भीतर डी लिखा था, दूसरे के भीतर अटी। एक टेढ़ा तीर दोनों पत्रों को जोड़ रहा था और टी वाले जोड़ बिंदु से दो बूंदें टपक रही थीं। इन विवरणों को मैंने एक निगाह में ताड़ लिया और मन टनों बोझ उतर जाने जितना हल्का हो गया। डी माने द्वारका प्रसाद उर्फ फुच्ची, और टी माने कोई भी, मधुबाला नहीं। याल बलिया थायली ले कोई फुत्ती भाई की तलब छे, भाभी खुद हो जाए कहते भी, क्यों फुत्ती भाई? लफत्तू टी को भाभी कह रहा था। मामला संजीदा था। फुच्ची की लाई लाल कलम थामकर मैं भी संजीदा हो गया। आपका अपना फुच्ची के नीचे दोहा लिखकर मैंने अंडरलाइन कर दिया। मैं मधुबाला की याद और प्रेरणा की प्रतीक्षा कर रहा था। लफत्तू और फुच्ची झल्लाहट, उम्मीद और बेकरारी से मेरा मुंह ताक रहे थे। आखिरकार वह क्षण आ ही गया। दोहा लिखने के बाद प्रसन्नता के अतिरेक में कांपते सद्य प्रेमग्रस्त फुच्ची ने हमें एक एक बम पकौड़ा और टिकवाया। दोहा था, अजीरो थकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझसे पाइएगा। तो आज का किस्सा यहीं तक। फुच्ची कप्तान की आशिकी, लव लेटर और दोहे वाला ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए लपू झन्ना, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर।